नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया शंघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री एससीओ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी होगी द्विपक्षीय बैठक। चीन और भारत विकास के साझेदार, प्रतिद्वंद्वी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक। कहा, विवादों में नहीं बदलने चाहिए मतभेद। दोनों देशों के संबंध एक बहुध्रुवीय विश्व के लिए आवश्यक। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में फिर दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। स्वदेशी को बताया विकसित और आत्मनिर्भर भारत का आधार। साथ ही प्रतिभा सेतु से लेकर सोलर क्रांति तक का किया जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रभावित राज्यों के लिए किया अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का करेगी आकलन। और देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में किए लाल बाग चा राजा के दर्शन। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत किया। सम्मेलन में सभी 10 सदस्य देश, डायलॉग साझेदार देश और आमंत्रित देश शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले वर्ष भारत की मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। चीन के तियानजिन में एक मुलाकात जिस पर दुनिया की नजर रही। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले वर्ष कजान में हुई बैठक के बाद रिश्तों में तेजी से हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही दोहराया कि भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं, विकास साझेदार हैं। दोनों देशों के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। पीएम ने भारत और चीन की रणनीतिक स्वायत्तता का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को तीसरे देश के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते वर्ष सीमा पर सेनाओं के पीछे हटने और तब से शांति का माहौल बने रहने पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों और अपने लोगों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा से जुड़े सवाल के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की प्रतिबद्धता जताई। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है।
दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर रखने में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार और घाटा कम करने के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों जैसे आतंकवाद और फेयर ट्रेड को लेकर बहुपक्षीय मंचों पर साझा आधार के विस्तार को दोनों नेताओं ने जरूरी माना। दोनों नेताओं ने बेहतर भारत-चीन रिश्तों को सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीय विश्व और एशिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. प्रधानमंत्री ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य काई की से भी मुलाकात की। बैठक में भारत-चीन रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए कुछ रणनीतिक दिशा निर्देश निर्धारित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, विकास, साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। Prime Minister's first engagement this morning was a bilateral meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China. We've released a statement on that meeting. In their meeting this morning, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से विश्व राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले 10 वर्षों में कई बार मुलाकातें हुई। इन बैठकों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने से लेकर सीमा विवादों को सुलझाने तक पर बातचीत हुई। भारत चीन संबंधों की दिशा और दशा तय करने में अहम रही इन मुलाकातों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली मुलाकात 14 जुलाई 2014 को ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई। ये मुलाकात दोनों नेताओं के रिश्तों की शुरुआत मानी गई। 18 सितंबर 2014 को शी जिनपिंग भारत आए। इस मुलाकात में आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। 14 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली चीन यात्रा पर पहुंचे। यहां दोनों देशों ने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने और सीमा विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। इसके बाद 8 जुलाई 2015 को रूस के उफा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। 23 जून 2016 को ताशकंद में एससीओ बैठक हुई, जिसमें भारत और चीन ने रणनीतिक सहयोग बढ़ाने, शिक्षा, सांस्कृतिक विनिमय और सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति जताई। इसके बाद 4 सितंबर 2016 को चीन के हांगझो में हुए G20 शिखर सम्मेलन और 15 अक्टूबर 2016 को गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। 2017 में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। 9 जून को आस्ताना, 7 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग और 5 सितंबर को ज़ियामेन में बातचीत हुई। इन बैठकों में द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया।
27 अप्रैल 2018 को चीन के वुहान में पहला अनौपचारिक भारत चीन शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें दोनों नेताओं ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इसके बाद 9 जून 2018 को किंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन और 26 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका में हुए 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा प्रबंधन पर सुधार की बात स्वीकार की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत आने का न्योता भी दिया। 2019 में फिर दोनों नेताओं की कई अहम मुलाकातें हुई। 13 जून को किर्गिस्तान के बिश्केक और 28 जून को जापान के ओसाका में दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। 11-12 अक्टूबर 2019 को चेन्नई में दूसरे भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक माहौल बनाना और व्यापार, निवेश, आतंकवाद विरोधी सहयोग सहित कई व्यापक मुद्दों पर बातचीत हुई। 15 नवंबर 2022 को बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। हालांकि इस बार कोई औपचारिक समझौता सामने नहीं आया। 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा विवादों के समाधान पर सहमति जताई और पड़ोसी देशों के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और चीन की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व की शांति और स्थिरता के लिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत और आर्मेनिया के बीच मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग पर आधारित मधुर और प्रगाढ़ संबंध हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन दौरे के दौरान ये मुलाकात हुई। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के साथ अच्छी बातचीत हुई, ऐसा लिखा प्रधानमंत्री ने। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत और आर्मेनिया के बीच संबंध मधुर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दीमुहामेदोव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, तियानजिन में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दीमुहामेदोव के साथ बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोउलिथ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोउलिथ से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता विशेष रूप से व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अत्यंत लाभकारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा खनन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया
एक्स पर साझा करते हुए लिखा, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह के साथ बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई। भारत रक्षा व्यापार, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में वियतनाम के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए बहुत उत्सुक है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव के साथ विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ। हमारे देश ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे हैं और ये एक अद्भुत संकेत है। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा, तियानजिन में किर्गिज राष्ट्रपति सदिर जापारोव के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम अपने विकासात्मक सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। भारत और उज्बेकिस्तान एक गतिशील साझेदारी से बंधे हैं जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच संबंधों के माध्यम से निरंतर विस्तारित हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए लिखा, तियानजिन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत गहरे और विशेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मालदीव के साथ भारत का विकास सहयोग हमारे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली के बीच भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात की फोटो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले की अपनी मिस्र यात्रा को याद किया। उन्होंने लिखा कि भारत और मिस्र की मित्रता प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस मुलाकात की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलकर बहुत खुशी हुई। जहां तक दोनों देशों का सवाल है, हम दोनों ही भविष्य में मिलने वाले लाभकारी अवसरों को लेकर बहुत आशावादी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 125वीं कड़ी में देश के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सभी के प्रयासों की सराहना की। मानसून के मौसम में पिछले दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रकृति के कहर से जनजीवन भारी रूप से प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी को झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। प्राकृतिक आपदा के बाद देश के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद हैं। प्रधानमंत्री ने संकट की घड़ी से उबारने के हर संभव प्रयास की सराहना की। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। आपदाग्रस्त इलाकों में सामूहिक प्रयासों से जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में 2 बहुत खास उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आयोजित एक खास मैच का मन की बात में जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात की। उन्होंने विजेता राज्यों और खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही हॉस्पिटैलिटी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता की प्रशंसा की। दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा, वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रतियोगिताओं से न सिर्फ खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि दशकों तक अलग थलग पड़ा जम्मू कश्मीर खेलों के जरिए पूरे देश के साथ जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है,
जिससे पूरी पृथ्वी का संचालन हो रहा है। और आज टेक्नोलॉजी के दौर में ये ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, जिसने किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसी सोलर पावर की अहमियत और उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूर्य की किरणों का प्रकाश अगर जिंदगी को रोशन कर दे तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज सूर्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित सोलर पावर किसानों की जिंदगी को जगमग कर रहा है। कमरतोड़ मेहनत का फल अब किसानों के हिस्से आ रहा है। उनकी आय बढ़ रही है और लौटने लगी है उनके चेहरे की रौनक। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार की सोलर दीदी का भी जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पंप से अपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। जीवन अनंत है और जीने की संभावनाएं भी अनेक। उन्हीं में से एक संभावना को चुनकर बिहार की सोलर दीदी ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि कई जिंदगियों को सुधारा। आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। सोलर पावर आज किसानों को एक नई राह की ओर अग्रसर कर रहा है और ये नई राह उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में एक तरफ अभ्यर्थी पास होकर सर्विसेज में जगह पाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ नौजवान मामूली अंतर से रह जाते हैं। इन अभ्यर्थियों की मेहनत कम नहीं होती और सरकार ने उनके लिए एक सुनहरा अवसर पाने के लिए एक मंच तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मामूली अंतर से असफल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ टॉपर्स छा जाते हैं, वहीं हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, लेकिन मामूली अंतर से अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से सैकड़ों उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी मिली है। प्रतिभा सेतु में
उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया गया था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और लोगों की प्रगति का उल्लेख करते हैं। प्रधानमंत्री नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए पैदा हुए नए अवसरों की भी जानकारी साझा करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और नई ऊर्जा पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक ऐसे विषय पर जोर दिया जो दरअसल हमारे देश को विकसित बनाने के हमारे स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि हमें गर्व के साथ स्वदेशी को अपनाते हुए आगे चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन अभियानों का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, छोटे उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वोकल फॉर लोकल अभियान से देश को कितना लाभ मिला है, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। भारत का कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस समय भारत का निर्यात 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2013-14 में 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं स्वदेशी अभियान को शक्तिशाली बनाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नया कीर्तिमान रच दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री, रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 399.69% और उत्पादन में 314.79% की वृद्धि हुई है। वहीं खिलौना बाजार पर भी भारतीय उत्पादों का दबदबा बन रहा है। 2024 में भारत में खिलौना बाजार 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंका गया है, जिसके 2028 तक 4.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में खिलौनों की आयात में 52% की कमी आई है। 2022-23 में खिलौनों के निर्यात में 239% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू बाजार में उपलब्ध खिलौनों की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्वदेशी खिलौना उत्पादन के लिए चन्नापटना, कोंडापल्ली और वाराणसी जैसे खिलौना क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पिछले 11 वर्ष में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण में 6 गुना वृद्धि हुई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू उत्पाद 11.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य पहुंच गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार मिल रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल ने अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्प उद्योग को भी नई ऊर्जा दी है। भारत के हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद की वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बनी हुई है। 20 से अधिक देशों में निर्यात हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है। अमेरिका में 331.56 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। वहीं संयुक्त अरब अमीरात 179.91 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड को 73.88 करोड़ रुपए का, फ्रांस को 66.14 करोड़ रुपए का और यूनाइटेड किंगडम को 65.6 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने की तरफ जोर दिया। त्योहारों के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि स्वदेशी अपनाने पर गर्व करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री की इस अपील का बाजारों में क्या कुछ है असर, लोगों में स्वदेशी अपनाने को लेकर क्या कुछ है जज्बा। हमारी संवाददाता शाला निगार ने दिल्ली के बाजारों का जायजा लिया और जाना कि लोग स्वदेशी को कितना पसंद कर रहे हैं। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत के बने सामान से हो और रोशनी वही जो भारत की बनी झालरों से हो। जी हाँ, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में, देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्वदेशी की धूम है। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये गुजराती स्टॉल है और यहाँ पर जितना भी कुछ सामान है वो यहाँ के भारत के जो कारीगर हैं उनके हाथों का बनाया हुआ सामान है। एक से एक खूबसूरत यहाँ पर हाथ के बने सामान की, स्वदेशी सामान की जो धूम है वो देखते ही बनती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत में लोग, यहाँ बाजार में लोग स्वदेशी को पसंद कर रहे हैं। सारा हाथ से बनाया जाता है मैडम, सारा पैचवर्क आता है, फिर हम घर पे अपने मेक करते हैं। ये सारा मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा है, ये सारी वही आइटम। इस पर जो वर्क है, अगर आप किसी बड़ी मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाएंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये हमारे देश के कारीगरों के हाथों की मेहनत है, उनका पसीना है और ये खूबसूरती जो निकलकर सामने आई है, और ये वो भी बहुत कम दामों में। जरा इस काम की, जरा कारीगरी की खासियत बताइए। मैडम ये सारा हैंडमेड है, ये सारा गुजरात से बन के आता है मैडम। ये सारी आइटम है, ये कुशन कवर है, ये टेबल रनर है हमारा, ये टेबल पे लगाया जाता है, वॉल पे लगाया जाता है और ऐसे में सेम बेड कवर्स भी होते हैं। ये देखिए सर, आप देख सकते हैं कितनी शानदार कारीगरी से तैयार किए गए हैं ये पर्स। बहुत मजा आ रहा है खरीदने में। मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ, पहले भी आई हुई थी और फिर भीड़ थी इसलिए मैं चली गई थी, पर दोबारा आ गई हूँ खरीदने के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कलेक्शन। मैं जनपथ आई थी आज, ये कुछ लोकल सामान लेने के लिए। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो फिर ये सब सामान तो ज़रूरी होता है, लाइक इंडियन घरों में। तो स्वदेशी तो हमारे भारत की नींव ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ हमें हैंडमेड मिल रही है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। अगर हम ब्रांड्स में जा रहे हैं तो ब्रांड्स भी हमें एट लास्ट दे तो वही चीज़ रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट है और ज़्यादा हमें मीनिंगफुल भी दे रही है, एक पर्पस भी दे रही है। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके यहीं से या फिर कहीं भी जहाँ भी हमें मिल रहा है और इनकी भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। रंजना बेन हमारे साथ हैं, आप बताएंगी ज़रा हमें क्या खासियत है आपके इन सामानों की? ये गुजरात का सामान सारा ट्रेडिशनल चीज़ होती है, पूरा हैंडमेड होता है और सारी खासियत ये है कि ये लेडीज़ सारी मेकिंग चार्ज वहाँ पे करती है, जो फैब्रिक में भी सारा वर्क करती ना, सारी गुजराती लेडीज ही काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत और एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात सरकार की डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वन नेशन वन इमरजेंसी नंबर की संकल्पना को साकार कर रही है और हर एक राज्य को 112 नंबर से जोड़ रही है। इस
112 नंबर यानी कि 112 नंबर से ही जनता पुलिस, एम्बुलेंस, फायर विमेन हेल्पलाइन, फायर ब्रिगेड, चाइल्ड हेल्पलाइन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी। केंद्रीय मंत्री ने 1034 पीसीआर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा नवनिर्मित आवासीय और गैर आवासीय भवनों का भी ई लोकार्पण किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र देकर करीब 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है। इस पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि नाम काटने की आपत्तियां केवल निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म 7 में ही मान्य होंगी। इसके अलावा बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा निर्धारित प्रपत्र और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ भी ये आपत्तियां दी जा सकती हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दी गई आपत्तियां नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं। चुनाव आयोग ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से आवश्यक शपथ लेने के बाद समुचित निर्णय लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और बीएसएफ ने 30 और 31 अगस्त को कोटनाला आवरा बाउल क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया, जिसमें से एक पिस्तौल, 4 यूबीजीएल, हैंड ग्रेनेड और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में दुर्गम भूभाग और विषम मौसम स्थितियों में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया। बड़े पैमाने पर किए गए युद्धाभ्यासों में ड्रोन निगरानी, वास्तविक समय में लक्ष्य प्राप्ति, सटीक हमले, हवाई तटीय प्रभुत्व और समन्वित युद्ध क्षेत्र युद्धाभ्यास के प्रदर्शनों के साथ बहुक्षेत्रीय वातावरण में संचालन करने की सेना की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस युद्धाभ्यास का प्रमुख आकर्षण नवगठित ASHNI प्लाटून्स का परिचालन पदार्पण था, जिन्होंने दिखाया कि कैसे अगली पीढ़ी की तकनीक युद्ध प्रशिक्षित रणनीतियों के साथ सहज रूप से मिलकर समकालीन और भविष्य के संघर्षों में निर्णायक बढ़त प्रदान कर सकती है। गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC की उपस्थिति में आयोजित इस अभ्यास में जवानों ने उन्नत तकनीक, परिचालन नवाचार और पेशेवर उत्कृष्टता का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 का एक विशिष्ट पहलू भारतीय नागरिक सुरक्षा उद्योग का सक्रिय एकीकरण था, जो भारत में चल रहे परिवर्तन के दशक का प्रतीक है। हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से क्या अनुभव अर्जित किए और भविष्य के वॉरफेयर को लेकर क्या रणनीति तैयार की है, हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने सेंट्रल आर्मी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता से खास बातचीत की और जाना। रण संवाद, कॉन्वर्सेशंस अबाउट वॉरफेयर, हमारी तो इतनी पुरानी इतिहास है, बिकॉज कौटिल्य ने और हमारे जो फॉर्मर सेंट्स हैं उन्होंने भी जो गुरुकुल की प्रथा है उसमें देखा है। ऑप सिंदूर is ongoing, still ongoing, as our Prime Minister says. Just a few days back, the Prime Minister announced ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा। तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारा ये रण संवाद कॉन्क्लेव होना वो कितना अहम है? ये इस मौके पे ये रण संवाद होना बहुत ही निहायत ज़रूरी, और जैसे आपने बताया कि ऑप सिंदूर में जो सक्सेस हमारे फौज, हमारे नेशन को मिली है, जिसके कारण हमने उसके टेररिस्ट कैंप, उसके टेररिस्ट अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं, उसको आगे बढ़ाना और उससे जो लेसन्स निकले हैं उनको आगे ले जाने के लिए ये रण संवाद इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इस रण संवाद में ये तय किया गया है कि हमारी पुरानी चाणक्य नीतियाँ, हमारे पुराने शास्त्रों में जो लेसन्स निकले हैं
उनको आज की स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह मिलाया जाए ताकि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसको जो हम नीति बनाते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं ताकि हमारी ऑपरेशनल रीच, हमारी ट्रेनिंग, हमारी टैक्टिक्स, प्लानिंग बिल्कुल टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए, ना कि किसी बोरोड स्ट्रैटेजी लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ के हमारी देश की काबिलियत और डिटरेंस कैपेबिलिटी किस तरह बढ़ेगी। दरभंगा महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। जी हां, बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा महाराज ने देश भर में शिक्षा की अलग जगाई थी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में राज दरभंगा का योगदान विषय पर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज दरभंगा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राज दरभंगा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, संस्कृत विश्वविद्यालय समेत अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के निर्माण में दरभंगा राज के महाराज कामेश्वर सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। राजेश्वर जी, कामेश्वर सिंह जी, इन सभी के कालखंड में दरभंगा के राजवंश ने जिस प्रकार प्रजावत्सल कार्य किए, लोकहित के कार्य किए, समाज के उन्नति के विविध प्रकार के जो उपक्रम उन्होंने चलाए, यह एक अद्भुत रोचक इतिहास है, प्रेरणादायी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मिथिला कला, दर्शन, संस्कृति और ज्ञान की धरती है। आजादी के पहले भी मिथिला क्षेत्र में राज दरभंगा के प्रयास से शिक्षा, कला और स्थापत्य के लिए बड़ा काम हुआ है। यहाँ तक कि राज दरभंगा ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में भी विशेष सहयोग दिया। आजादी से पहले भी दरभंगा राज में स्थापत्य को लेकर, कला को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत सारा कार्य हुआ और मेरी उत्सुकता भी जगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उसके लिए मुक्त रूप से दरभंगा राज की तरफ से सहायता दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोला गया। बहुत दिनों से मैं सोचता था जो एक किताब का विमोचन हो जिसमें एक ओवरऑल जो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें आ जाए, वो भी हिंदी में हो। आज इच्छा पूरी हुई और संगोष्ठी भी हुई, सबने अच्छा बोला और थोड़ा सा सबको पता तो चला जो क्या व्हाट ऑल दरभंगा डिड फॉर द नेशन बिल्डिंग एंड ऑल। इस मौके पर राज दरभंगा के युवराज कुमार अरिहंत सिंह का 18वां जन्मदिन भी मनाया गया। राज दरभंगा और दरभंगा महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्वाधीनता आंदोलन हो या फिर शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण की कड़ी हो, इसमें राज दरभंगा की बड़ी भूमिका रही है। उसकी इसी भूमिका को स्थापित करने के लिए एक बार फिर से नई पीढ़ी को याद दिलाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर साबित होगा। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के पुष्प विहार में भगवान बिरसा मुंडा भवन का लोकार्पण हुआ। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा निर्मित ये भवन जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, किरेन रिजिजू और दुर्गादास उइके समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य वक्ता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जनजातीय समाज जीवंत संस्कृति है, जिसे सशक्त करना होगा, विस्थापित नहीं। समारोह का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर जनजातीय समाज के विकास की गति तेज होगी। उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू किया और इस धर्मांतरण के माध्यम से कुछ जगह उनको सफलता भी मिली, लेकिन हमारे देश के जागरूक नेताओं ने, हमारे देश के बलिदानियों ने
हमारे देश के इस प्रकार के योद्धाओं ने इस विषय को जो पहचाना तो उसका मुकाबला करना शुरू किया और उन्हीं में से एक नाम भगवान बिरसा मुंडा जी का है। वनवासी क्षेत्र के लोगों के अस्तित्व के प्रश्न विकास के नाम से या अन्य अन्य प्रकार से कई प्रकार की चुनौतियों के कारण धर्मांतरण हो बाकी हो, इस कारण से जनजाति क्षेत्र के लोगों के अस्तित्व के राष्ट्र के अन्य समुदायों के जैसे विकास के पथ पर ले जाने का विकास का कार्य भी करना है। देश के कई उत्तरी राज्य इस मानसून में भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 4 प्रदेशों के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों यानी IMCTS का गठन किया है। ये टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर आकलन करेंगी। उत्तर भारत में भारी बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान और गुजरात तक कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पुल ही बह गए हैं और कहीं लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा बह जाने के बाद भारतीय सेना ने केवल 3 दिन के अंदर ही 110 फुट लंबा अस्थायी बैली ब्रिज तैयार कर स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बार बार बंद हो रहा है। फिलहाल 2000 से ज्यादा वाहन जगह जगह फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ भी हालात बेहद गंभीर हैं। चंबा का भरमौर कस्बा पूरी तरह देश से कट गया है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जरूरी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए करीब 5000 श्रद्धालुओं का भी हवाई मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। इसी बीच सोमवार के लिए ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही है। चमोली जिले में लगातार बारिश से नंदानगर घाट बाजार में भूधसाव बढ़ गया है। ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग बह जाने से सीमावर्ती गांवों का संपर्क टूट गया है, तो ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थानों पर बाधित है। कई इलाकों में दरारें पड़ने से मकान और गौशालाएं ढह गई हैं, जबकि 16 मकान अभी खतरे की जद में हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथिनीकुंड बैराज, वजीराबाद बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 3 सितंबर तक लगातार बारिश का अनुमान जताया है, जबकि पंजाब और हरियाणा भी बारिश से बेहाल हैं। पंजाब के मोहाली और कई अन्य हिस्सों में जलभराव है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग भी बेघर हो गए हैं। राजस्थान और गुजरात में भी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़, भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन और राहत दल 24 घंटे हालात को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पिथौरागढ़ के धारचूला में NHPC सुरंग हादसे में राहत भरी खबर आई है। सुरंग में फंसे सभी 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि भूस्खलन से NHPC की परियोजना के टनल का मुहाना बंद होने की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन, SDRF और BRO की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया। इसके बाद सुरंग में फंसे सभी 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। DM ने कहा कि भूस्खलन की घटनाओं पर प्रशासन की नज़र है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
और देश भर में गणेशोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव की धूम है और इसमें आम और खास सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है। मुंबई से लेकर अहमदाबाद और श्रीनगर तक हर शहर में गणपति पंडालों की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। गणपति के दर्शन कर उनकी कृपा हासिल करने की आशा लिए भक्त गणपति के पंडालों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। गणेश जी हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत देते हैं। उमंग ताकत के साथ साथ हमने मनोकामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से युक्त भारत, समर्थवान भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गणेश जी का जो विघ्नहरी है वो विघ्न को दूर करें और पूरी ताकत हम सबको दें ताकि हम इस काम को 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को अर्जित कर सके और सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युक्त भारत बन सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइन यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में पूजा अर्चना की। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के आवास पर भगवान गणेश के दर्शन किए। गणेश चतुर्दशी का त्योहार चल रहा है। 10 दिन विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता गणेश भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो उल्लास ही उल्लास होता है। मेरे घर पे पिछले कई दशक से गणेश जी विराजते हैं और आज पंचमी का दिन है। महामहिम राज्यपाल महोदय आज पूजन करने आए थे, आरती उन्होंने की, राज्य के लोगों के लिए कामना की। तो गणेश भगवान हमेशा आशीर्वाद, और गणेश चतुर्दशी का पर्व तो दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं सब गणेश उत्सव मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हब्बा कदल क्षेत्र में कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से गणेश चतुर्थी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चेन्नई में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं जबलपुर में पुलिस थाने की थीम पर बनाया गया पंडाल आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने अपने दूसरे पूल मुकाबले में जापान को 3-2 से हरा दिया। इस मैच में भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें और 46वें मिनट में 2 गोल दागे। वहीं मनदीप सिंह ने 1 गोल करने में सफलता पाई। दूसरी ओर जापान के लिए कवाबे कोसेई ने 2 गोल किए। जापान के खिलाफ मैच में भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने शानदार बचाव किया। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से हराया था और अब भारतीय टीम अपने आखिरी पूल मुकाबले में सोमवार को कजाकिस्तान से भिड़ेगी। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।